हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अचीवर एज पे। इस सेशन में डिस्कस करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हमने जो लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर्स करी थी उसके एमसीक्यू करेंगे। तो आप एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। पूरा का पूरा सेशन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जो आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे पढ़ेंगे। देन हमने जो लास्ट हमने करंट अफेयर्स करी थी उसके हम एमसीक्यू करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है, पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन वर्चुअल इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग। तो अभी हाल ही में वर्चुअल मीटिंग हुई किसकी? ईयू और इंडिया की। ठीक है, ईयू और इंडिया की वर्चुअल मीटिंग हुई है। अब ईयू क्या है? ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, एक समूह है 27 कंट्रीज का, 27 कंट्रीज का समूह है। यूरोप की 27 कंट्रीज का ये समूह है। इसमें पहले यूके भी था, यूनाइटेड किंगडम भी था। आप लोगों ने ब्रेक्सिट के बारे में सुना होगा, ब्रेक्सिट के बारे में सुना होगा। तो ब्रेक्सिट यही था कि यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। ठीक है ना? तो 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में। और यूरोप की ही 27 कंट्रीज हैं। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जितनी भी इस कंट्रीज के लीडर हैं, 27 कंट्रीज के लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हमारी कंट्री के लीडर ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से। तो पहली बात कि जिन्होंने इनवाइट किया है वो कौन है? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो यूरोपियन काउंसिल यानी पूरे इस ग्रुप का एक प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर चार्ल्स माइकल। मिस्टर चार्ल्स माइकल ने इनवाइट किया था पीएम मोदी को, ठीक है, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बन रहा है इस न्यूज से, वो यही है कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है मिस्टर चार्ल्स माइकल। ओके, 27 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया और यूरोपियन कमीशन ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये पहली बार है कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन होस्ट कर रहा है ईयू प्लस 27 फॉर्मेट को, यानी 27 कंट्रीज। और जो इंडिया की जो मीटिंग हो रही है इसे होस्ट कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो होस्ट कर रहा है। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे इस मीटिंग के वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं ये हैं, इट वाज प्रपोज टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया, बेस्ड ऑन शेयर्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, फंडामेंटल फ्रीडम्स, रूल्स ऑफ लॉ और मल्टीलेटरिज्म। तो यानी कुछ कॉमन मुद्दे हैं जो हम इनके साथ शेयर करते हैं। यानी हमारी भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो हमारे और उनके बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। फंडामेंटल फ्रीडम हमारे क्या भी है, उनके यहाँ भी है। रूल ऑफ लॉ हमारे क्या भी है, उनके यहाँ भी है। और मल्टीलेटरलिज्म हमारे क्या भी है, उनके यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हम कॉमन शेयर करते हैं। The leader decided to resume negotiation for balanced and comprehensive free trade agreement and investment agreement. तो जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया, यानी व्यापार ट्रेड को लेके यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, कि हमारी कंट्री में वो इन्वेस्ट करें, हम उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करें। बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिसपे टैक्स ना लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे, तो वो सारी चीजें डिस्कस करी गई। तो मेन जो मुद्दे रहे हैं डिस्कशन के वो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, कोविड-19 ऑब्वियसली बात है मुद्दा है ही, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट भी मुद्दा है काफी बड़ा, और ट्रेड कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। तो यानी व्यापार, कोविड-19, एनवायरनमेंट और फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ठीक है, और इनका एक टारगेट भी है कि 2030 तक पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसे तो हमें आगे ले ही जाना है, साथ में हमें क्लाइमेट चेंज को भी बचाना है। हमें जो भी ये बदलता हुआ एनवायरनमेंट है उसे भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यानी हमें ग्रोथ तो करनी ही करनी है, बट हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है। यानी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है ना? सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे मुद्दे रहते हैं क्लाइमेट चेंज के। बाकी अगर बात करें, एन एम्बिशियस एंड comprehensive connectivity partnership was launched between India EU with focus on enhancing digital energy transport and people to people connectivity। तो इन सारे मुद्दों को लेके यहाँ पे डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें एक प्रोजेक्ट लैब पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एक बैंक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, वो क्या कर रहा है? $150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है।
$150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर? पुणे रेल प्रोजेक्ट पे। तो पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जो पुणे का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उस पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक $150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। फिर आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम है। कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम है। तो इस न्यूज से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 कंट्रीज हैं। अभी हाल ही में इंडिया और यू की समिट हुई और इस समिट को जो होस्ट किया यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने होस्ट किया। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? चार्ल्स माइकल इज द नेम ऑफ यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट। और जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो $150 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट अगली न्यूज देखते हैं। तो अभी हाल ही में एक बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, जिसे एक्सक्लूड यानी हटा दिया गया है फ्रॉम सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो पढ़ लेते हैं न्यूज के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 27 2020। तो एक्चुअली 27 नवंबर 2020 को क्या हो गया था? लक्ष्मी विलास बैंक जो है, एक बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, एक ये प्राइवेट बैंक था। ये बैंक काफी ज्यादा लॉस में चल रहा था। तो इस बैंक को ड्यू टू लॉसेस क्या होना पड़ा? मर्ज होना पड़ा। और ये जो मर्ज हो गया वो मर्ज हो गया एक एक फॉरेन बैंक है जिसका नाम है डीबीएस। क्या कौन सा बैंक है? डीबीएस। देखिए, दिस मूव was taken after the crisis ridden Lakshmi Vilas Bank was merged with DBS Bank India Limited on 27 नवंबर 2020। तो 2020 को ये बैंक जो है, 27 नवंबर 2020 को जो बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, वो एक बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है डीबीएस, उसमें मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये जो डीबीएस बैंक है ये सिंगापुर का बैंक है एक्चुअली, और इसकी जो एक ब्रांच है वो कहाँ पर है? इंडिया में, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। तो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो यही बोल रहा है कि एक्चुअली क्या है कि भारत में जितने भी जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक जो कार्य करते हैं, जितने भी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई एक्ट 1934 सेकेंड शेड्यूल के तहत कार्य करते हैं। ठीक है ना? सेकंड शेड्यूल के तहत सारे के सारे जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, भारत में जितने भी बैंक हैं सारे के सारे जो बैंक फंक्शन करते हैं वो इस एक्ट के तहत करते हैं। ठीक है, इस शेड्यूल के तहत करते हैं। सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक है वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है लक्ष्मी विलास बैंक अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब ये मर्ज हो गया डीबीएस में। तो अब इसे आरबीआई ने भी हाल ही में इसे सेकंड शेड्यूल से भी हटा दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सेकंड शेड्यूल में वो बैंक होंगे जो होंगे ना। तो अब तो ये है नहीं। तो ये पहले इसकी लिस्ट में था, सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में था आरबीआई एक्ट की। अब इसे वहां से हटा दिया गया। तो ये न्यूज है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में अगर बात करें, असम के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम है हिमंता बिस्वा। हिमंता बिस्वा शर्मा को अभी असम का नया सीएम बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है सर्बानंद सोनोवाल को। सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस किसने किया है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने। तो अभी आपको पता होगा कि वहां पर असम में इलेक्शन हुए थे और जहां पर अगर बात करें बीजेपी जीत गई थी। तो शर्मा नेम एज बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर was announced by यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है ना, भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड अ सेंट्रल ऑब्जर्वर ऑफ द मीटिंग अलोंग विद पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह। तो उन्होंने अगर बात करें इनका नाम आगे रखा। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने शर्मा का जो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनका प्रस्ताव रखा और उन्हें वहां का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा अब कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमने लास्ट न्यूज में देखा था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए थे, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए थे। ठीक है, तो हमें इन सबके जो अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनके नाम पता होना चाहिए और उस स्टेट के गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। तो असम के नए सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। किसे रिप्लेस कर रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल को। और असम के गवर्नर कौन है? असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जो है वो असम के गवर्नर हैं। ठीक है, अगली न्यूज। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे अभी 2021 को ऑब्जर्व किया गया 8 मई को। 8 मई को हर साल वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑब्जर्व किया जाता है।
तो देख लेते हैं इसके बारे में। द वर्ल्ड माइग्रेटरी डे इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर। माइग्रेटरी पता ही होगा कि बहुत सारी जो पंछी हैं, जो बहुत सारी बर्ड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ऑब्जर्व करने के लिए या अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये डे मनाया जाता है। और ये डे जो है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। फर्स्ट जो है, इट इज हेल्ड ऑन सेकंड सैटरडे ऑफ मई। ये हर साल सेकंड सैटरडे ऑफ मई को बनता है। एंड अगेन सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो ये जो डे है ये अक्टूबर और मई में मनाया जाता है। सेकंड सैटरडे ऑफ मई में और सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर में। ओके। तो इस बार जो ये है 8 मई 2021 को पड़ा मई में, और अक्टूबर में जो पड़ेगा 9 मई 2021 को। तो 8 मई 2021 को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाएगा और 9 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। बहुत अच्छी बात है, यानी एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप उनसे मैसेज लीजिए, सीखिए, सिंग गाना सीखिए, फ्लाई करना सीखिए और शोर करना सीखिए लाइक अ बर्ड। ओके। द डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग द टू यूएन ट्रीटीज, नेमली द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एंड द अफ्रीकन यूरोसियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट एंड द कोलोराडो बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिका। तो ये इतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि डे की थीम क्या है। डे जो है, ये जो वाला डे है, ये साल में कितनी बार मनाया जा रहा है? 2 बार मनाया जा रहा है। एक बार सेकंड सैटरडे ऑफ मई, एक बार सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। क्लियर है? और थीम अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी हाल ही में नाओमी ओसाका और राफेल नडाल ने लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीता है। तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट जो अवार्ड है, ये 1999 में स्टेब्लिश किया गया था और फ्रॉम 2000 सन 2000 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है। इस साल जो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड ने जो अवार्ड दिया है, वो टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को दिया है और टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका को दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राफेल नडाल हैज क्लेम्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में अगर बात करें, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है राफेल नडाल को। और नाओमी ओसाका को जो अवार्ड मिला है, जापान की जो है, इन्हें जो ये अवार्ड मिला है, ये वुमेन कैटेगरी में मिला है। ठीक है ना, वुमेन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्पोर्ट मैन की कैटेगरी में राफेल नडाल को और स्पोर्ट वुमेन की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो नाओमी ओसाका को दिया गया है। और ये दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अरियाना साबालेंका और बेलारूस बीट वर्ल्ड नंबर 1 एशली बार्टी टू विन हर मेडन मैड्रिस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। तो अभी हाल ही में अगर बात करें, मैड्रिस ओपन वुमेन टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक है ना, मैड्रिड में ये टूर्नामेंट हो रहा था। और इसमें जो जीता है वो आर्यना अरियाना सबलंका ने जीता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द टेनिस द वर्ल्ड की नंबर 7 प्लेयर है अरियाना सबलंका, और बेलारूस की है। डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 एस्लिक बार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड की जो नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर है वो एस्लिक बार्टी हैं। और इन्हें जो वर्ल्ड की 7 नंबर की प्लेयर है अरियाना सबलंका, उन्होंने हरा दिया। किसमें हरा दिया? टू विन 2020 मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। तो मैड्रिड ओपन अभी हुआ और मैड्रिड ओपन में जो वुमेन सिंगल्स है उसमें अरियाना सबलंका ने एस्लिक बार्टी को हरा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में टेनिस से काफी क्वेश्चन आते हैं और हमारे जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको टेनिस से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस सबलंका 10th करियर WTA सिंगल टाइटल, ये उनका 10th करियर टाइटल है। सेकंड WTA टाइटल ऑफ सीजन एंड फर्स्ट ऑन क्ले कोर्ट। तो अगर बात करें इस साल का, अगर बात करें, ये सेकंड टाइटल है और फर्स्ट टाइटल है क्ले कोर्ट पर। मैड्रिड ओपन इज अ प्रोफेशनल WTA टूर्नामेंट प्लेड ऑन आउटडोर क्ले कोर्ट। सबलंका बीट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बार्टी विद 6-0, 3-6 और 6-4 से हरा दिया उन्हें। इन द वुमेन डबल्स फाइनल, बारबोरा क्रेजिसिकोवा एंड कैटरीना सिनियाकोवा फ्रॉम किजेक रिपब्लिक। तो अगर वुमेन डबल्स की अगर बात करें तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा एंड कैटरीना सिनियाकोवा जो किजेक रिपब्लिक की हैं, इन्होंने हरा दिया है गैब्रिलिया डैब्रोवेस्की ऑफ कनाडा और डैमी स्कूरूस ऑफ फ्रांस।
तो इन दोनों को यहाँ पे बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने हरा दिया है। ठीक है, ये कहाँ की है? केजेक रिपब्लिक की है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पेपर में इससे भी क्वेश्चन मिल सकता है, डबल्स के भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई वुमेन जो डबल टाइटल है, जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें, चाहे मैन मैन डबल्स हो या वुमेन डबल्स हो, कोई सी भी टूर्नामेंट में, और उस डबल्स गेम में किसने जीता है वो भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। आपको ये नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, अरियाना सबलंका, जिन्होंने भी हाल ही में मैड्रिड का टाइटल जीता है, और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एस्लिक बार्टी को हरा दिया। तो पहले ये दो नाम याद रख लीजिएगा, फिर बाद में आप बाकी के जो वुमेन डबल्स के नाम है वो बाद में याद करिएगा। ठीक है, 2-3 बार जब आप न्यूज को पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुइस हैमिल्टन क्लिंचेस हिज फिफ्थ सक्सेसिव स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी हाल ही में 9 मई को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स कंडक्ट किया गया, F1 रेस कंडक्ट करी गई, और लुइस हैमिल्टन उसमें क्या रहे हैं? विजेता रहे हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन विजेता रहे हैं। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि F1 रेसेस जो हैं वो मार्च से स्टार्ट हुई हैं कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मार्च 2021 से स्टार्ट हुई हैं। तो पहली जो F1 रेस है वो मार्च में हुई थी। फिर अगर बात करें 28 मार्च को हुई थी। दूसरी जो F1 रेस हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल को। फिर तीसरी जो F1 रेस हुई थी वो हुई थी 2 मई को। और अभी जो चौथी F1 रेस हुई है वो हुई है 9 मई को। तो अगर हम बात करें, जो 28 मार्च वाली थी वो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। ठीक है ना, लुइस हैमिल्टन ने जीती थी, जो थी बरहाइन ग्रैंड प्रिक्स। 18 अप्रैल वाली जो थी वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती थी। मैक्स वेरस्टेपन ने ये रेस जीती थी, और ये मैक्स वेरस्टेपन जो है ये आपके आई थिंक रेड बुल के ड्राइवर हैं, और मैक्स वेरस्टेपन ने जो ये रेस जीती थी ये रोम में जीती थी, रोम ग्रैंड प्रिक्स में। जो 2 मई को ये पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, और ये जो पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स जो जीती थी ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और अभी 9 मई को क्या हुई है? स्पेन में ग्रैंड प्रिक्स हुई है, और ये जो जीती ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो साल भर में टोटल अभी तक 4 रेसेस हुई हैं, और 4 में से 3 रेसेस लुइस हैमिल्टन ने ही जीती हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये एक्चुअली इनकी 5th सक्सेसिव स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है। यानी जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है ये इनके इनके इनकी करियर का ये 5th स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है। ओके, और वैसे साल भर में भी 4 रेसेस हुई हैं, और 4 रेसेस में 3 रेसेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। हाँ, तो इन्होंने रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन को हरा दिया। ठीक है, मैक्स वेरस्टेपन क्या रहे? सेकंड रहे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि F1 रेस पहली वाली कहाँ हुई? बहरीन में हुई। F1 रेस दूसरी वाली कहाँ हुई? रोम में हुई। F1 रेस तीसरी वाली कहाँ हुई? पोर्टुगल में हुई। और F1 जो फोर्थ रेस है वो कहाँ हुई? स्पेन में हुई। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। कल्कि कोइचिन ऑथर हर डेब्यूट बुक टाइटल एलिफेंट इन द वूम। तो एक फेमस एक्ट्रेस हैं कल्कि कोइचिलिन, इन्होंने एक बुक लिखी है एलिफेंट इन द बुक इन द वूम, एलिफेंट इन द वूम, और ये इनकी पहली डेब्यू बुक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने आपको इस बुक का नाम पता होना चाहिए, एलिफेंट इन द वूम, और ये किसने लिखी है? कल्कि कोइचिन ने लिखी है। इट इज इलस्ट्रेटेड बाय वेलेरिया पोलियंका चिको एंड पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। तो पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस करेगा। बट इतना ये जानने की आवश्यकता नहीं है, जनरली ऑब्वियस सी बात है, मदरहुड पे ये बुक है। तो आपको बस बुक का नाम पता होना चाहिए, उसके ऑथर का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में बुक और उसके ऑथर के नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इंडियन हॉकी प्लेयर महाराज कृष्ण कौशिक और रविंद्र पाल सिंह पासेस अवे ड्यू टू कोविड-19। तो महाराज कृष्ण कौशिक और रविंद्र पाल सिंह ये बहुत बड़े हॉकी प्लेयर रहे हैं, ये बहुत बड़े हॉकी प्लेयर रहे हैं। और ये दोनों ही अगर बात करें 1980 के समर ओलंपिक में, 1980 का जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें अगर बात करें, ये जो समर ओलंपिक हुआ था ये मॉस्को में हुआ था। ठीक है, तो 1980 का जो समर ओलंपिक था उसमें इंडियन हॉकी टीम ने अगर बात करें एक गोल्ड जीता था। क्या जीता था? एक गोल्ड जीता था। ठीक है, तो अगर बात करें जो 1980 की जो इंडियन हॉकी टीम थी उसमें अगर बात करें महाराज कृष्ण कौशिक भी थे और रविंद्र पाल सिंह भी थे, ये दोनों ही उस टीम के प्लेयर थे। और उस 1980 के जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, बट इनका अचीवमेंट काफी बड़ा रहा है। इन्होंने अगर बात करें समर ओलंपिक जो मॉस्को में हुआ था उसमें अगर बात करें उस इंडियन टीम में ये थे। ठीक है, though both the players were the member of the Indian hockey team that won the gold medal in 1980 Summer Olympic at Moscow. Next,
हाल ही में रिनाउंड स्कल्पटर और राज्यसभा एमपी रघुनाथ मोहपत्रा पासेस अवे एट 78। तो अभी हाल ही में राज्यसभा एमपी और रिनाउंड स्कल्पटर जो हैं रघुनाथ मोहपत्रा ये नहीं रहे, और इनका भी निधन कोविड 19 की वजह से हुआ। हेलिंग फ्रॉम ओडिशा, मोहपत्रा वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री मिल चुका है इन्हें 1975 में, पद्म भूषण मिल चुका है इन्हें 2001 में, पद्म विभूषण मिल चुका है इन्हें 2013 में फॉर एज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ठीक है, तो इनका नाम पता होना चाहिए, रघुनाथ मोहपत्रा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कोविड 19 की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, बट ऑब्वियस सी बात है, हमें जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क छोड़ा है, उनकी अगर डेथ होती है तो उनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस कर ली है। अब हमने जो कल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करी थी, उसके हम एमसीक्यू करते हैं और उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया तमिलनाडु का? तो एम के स्टैलिन को। एम के स्टैलिन इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट। अभी हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे जो ऑब्जर्व किया गया, कब किया गया? ये 8 मई को किया गया। और मैंने बताया भी था कि इसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी हेनरी डाउंट। ठीक है, हेनरी डाउंट इसके फाउंडर थे। ये बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन थे, बहुत बड़े बिजनेस पर्सन थे। 8 मई को इनका जन्म दिवस होता। 8 मई 1828 में इनका जन्म हुआ था, तो 8 मई को इनकी जन्म दिवस पे ये डे मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस जो है जनरली ह्यूमैनिटेरियन को ही लेके है, ह्यूमैनिटी को लेकर ही है। ठीक है, और ये डे मनाया जाता है 8 मई को। और हेनरी डॉन पहले पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जिन्हें अगर बात करें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो मिला था सबसे पहले पर्सन को हेनरी डॉन को ही मिला था। नेक्स्ट। अभी हाल ही में वर्ल्ड थैलेसेमिया डे ऑब्जर्व किया गया, और ये थैलेसेमिया डे जो ऑब्जर्व किया गया ये 8 मई को किया गया। कब किया गया? 8 मई को। नेक्स्ट। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पुडुचेरी का, किसे अपॉइंट किया गया? एन रंगास्वामी को। एन रंगास्वामी को वहां का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ये अगर बात करें चौथी बार वहां के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और इस बार इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां पे पार्टी बनाई, अलायंस करके बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां पर इन्होंने पार्टी बनाई और ये वहां के चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, नेक्स्ट। एज पर फिश सॉल्यूशन, व्हाट इज द जीडीपी रेट एस्टिमेट फॉर इंडिया? तो मैंने बताया था फिश एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने अभी अभी हाल ही में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया, और भारत की जीडीपी का जो इसने अनुमान लगाया वो 9.5% लगाया। कितना लगाया? 9.5%। अभी हाल ही में बेंगलुरु की 40 रैंक आई है, किसमें? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। और ये जो रैंक है, ये विच रैंक ग्लोबल सिटीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्राइम रेजिडेंशियल प्राइस। तो ये जो रिपोर्ट है किसने निकाली? तो एक्चुअली वही बात है कि जो प्राइम सिटीज होती हैं उसमें अगर बात करें बेंगलुरु के जो प्राइजेस हैं उनकी, बेंगलुरु के जो प्रॉपर्टीज के प्राइजेस हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। तो पहले बेंगलुरु 36 रैंक पे था, अब वो 48 रैंक पे आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट निकाली किसने कि वहां पे प्रॉपर्टीज के रेट कम हो रहे हैं? तो ये जो रिपोर्ट निकाली है नाइट फ्रैंक निकाली है। नाइट फ्रैंक एक ग्रुप है, इसने ये रिपोर्ट निकाली है। और 32 रैंक पे न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली की भी जो रैंक है वो कम हुई है, पहले ही 31 पे था। और 36 रैंक पे है कौन? मुंबई। पहले ही मुंबई 35 पे था। तो प्रॉपर्टी के जो रेट है थोड़े कम हुए हैं न्यू दिल्ली में और मुंबई में, और कुछ ज्यादा ही कम हुए हैं बेंगलुरु में। ठीक है, और सबसे जो टॉप पर है, यानी जो सबसे जो प्राइम रेट है प्रॉपर्टी के, वो कहाँ पे है? वो सेंजन में है। प्राइम जो रेट है प्रॉपर्टी के, वो एक सिटी है सेंजन। ठीक है ना, सेंजेन चाइना की सिटी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की रेट काफी ज्यादा हाई है। तो टॉप पर जो है सेंजेन है। गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर द वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट? तो अभी हाल ही में एक स्कीम को फिर से यहाँ पे इस स्कीम के बारे में डिस्कशन किया गया। ये जो स्कीम है एक्चुअली 2018 में लॉन्च की गई थी, गोपा बंधु सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इस स्कीम के तहत जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं कहाँ के? उड़ीसा के। उड़ीसा के जो जर्नलिस्ट हैं उनका 2 लाख का क्या होता था? हेल्थ इंश्योरेंस होता था। उनका 2 लाख का क्या होता था? हेल्थ इंश्योरेंस होता था। ठीक है, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस रहता था। और यहाँ पे जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिन जिन जर्नलिस्ट की कोविड 19 की वजह से डेथ हुई है, ठीक है ना, उनके जो रिलेटिव हैं या उनके माता पिता या उनकी वाइफ, उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे एज अ एक्स ग्रेशिया।
ठीक है, एज ए एक्स ग्रेशियो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, साथ में उन्हें 15 लाख रुपए उनकी फैमिली को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अनाउंस किया है वो किस स्कीम के तहत किया गया? गोपा बंधु सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट, Arauca Bridge is the world longest pedestrian suspension bridge. It has been it has recently been inaugurated in which country? तो अरुका जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया, लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया गया, और ये जो है ये 516 मीटर का ब्रिज है, 516 मीटर इसकी लंबाई है, और ये जो ब्रिज बना है पोर्टुगल में बना है। इससे पहले अगर बात करें, जो सबसे लंबा ब्रिज था वो स्विट्जरलैंड में था, वो स्विट्जरलैंड में था, और वो उसका नाम क्या था? चार्ल्स ब्रिज, ठीक है, और उसकी जो लंबाई थी कुछ 496 मीटर थी। कितनी थी? 496। तो ये हमें याद नहीं रखना, अब तो यही याद रखना है कि 516 मीटर का वर्ल्ड का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसका नाम है अराउका ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी है टॉप प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स? तो अभी हमने डिस्कस ही कर रहे थे कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ग्रोथ रही है, जो सबसे ज्यादा जो प्राइम सिटी रही है प्रॉपर्टी के टर्म्स में, वो कौन सी रही है? सेंजन। ठीक है, सेंजन ने टॉप किया। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग वाज हेल्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? तो अभी हाल ही में इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग कहाँ पर हुई? ये मीटिंग लंदन में हुई, और लंदन में अगर बात करें तो जी 7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है। जी 7 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया, इंडिया को इनवाइट किया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया, और आसियान कंट्री के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हें भी इनवाइट किया। तो इंडिया को इनवाइट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया था, और फ्रांस जी 7 कंट्री का मेंबर ही है। तो यहाँ पर अगर बात करें, पहली बार इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी एक अलग से मीटिंग करी। ठीक है, अब जी 7 कंट्रीज में कितनी कितनी कंट्रीज हैं? तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि जी 7 कंट्री की अगर मेंबर को आपको याद रखना है, तो मैंने एक एक सेंटेंस दिया था। मैंने एक सेंटेंस दिया था कि गोपाल इज जॉगिंग कैरिंग ऑफ टू अम्ब्रेला, तो मैंने बताया था कि इसका जो फर्स्ट लेटर है इस सेंटेंस का, उसका जैसे जी है तो जी हम ले लेंगे जर्मनी, आई ले लेंगे इसका तो इटली, जे ले लेंगे इसका तो जापान, सी ले लेंगे तो कनाडा। अब यहाँ पे जो ऑफ में हम यहाँ इधर लेंगे एफ को, तो ऑफ में अगर बात करें एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस, और टू अम्ब्रेला यानी टू यू, तो टू यू क्या होगा? एक यूके हो गया और एक क्या हो गया? यूएस हो गया। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया नहीं है। तो जी 7 ग्रुप में इंडिया मेंबर नहीं है। जी 7 कंट्रीज में 7 जो कंट्री हैं वो जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूके और यूएस है। तो आप इस तरीके से इसे मेमोराइज कर सकते हैं, गोपाल इज जॉगिंग कैरिंग ऑफ टू अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो अभी हाल ही में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों ने अपनी जो जान गंवाई थी, कि जो भी सिविलियंस हो या अगर बात करें सोल्जर हो, किसी ने भी, उनके अगर बात करें उनके उनके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 8 और 9 मई को अगर बात करें टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये डे जो है ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू चिल्ड्रन बुक टाइटल द बेंच? अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई थी द बेंच, और इसकी ऑथर कौन है? इसकी ऑथर है मेघन मार्कल। कौन है? मेघन मार्कल। ठीक है, अभी हाल ही में अगर बात करें, बीआरओ ने अपना रेजिंग डे मनाया, यानी अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया 7 मई को। हर साल 7 मई को बीआरओ अपना स्थापना दिवस मनाता है, और ये बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस था। बीआरओ की स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी, 7 मई 1960 में, और ये उसका 61वां स्थापना दिवस है। थीम क्या रही है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की? तो थीम रही है अनस्टॉपेबल। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की जो थीम रही है वो रही है अनस्टॉपेबल। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे की क्या थीम रही है? इसकी थीम रही है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब थैलेसेमिया कम्युनिटी। क्या है? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब थैलेसेमिया कम्युनिटी। तो हमने बताया था कि थैलेसेमिया एक डिसीज होती है जिसमें अगर बात करें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिन लोगों में, और ये जेनेटिकली ये डिसीज पास हो रही होती है कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों को खून की कमी होती है। तो जिन्हें खून की कमी होती है उसे हम थैलेसेमिया डिसीज बोलते हैं। और इस साल ये जो डे मनाया गया ये आपका 8 मई को मनाया गया, और ये एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी इसकी थीम रही है।
तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।